ऑल राइट बच्चों, थोड़ा जल्दी आया करो, टाइम पे आते हो आप लोग, 2-4 मिनट पहले आया करो, ठीक है? ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, डीएनएफ लोग एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, है ना, एंड वी वर डिस्कसिंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक डीएनएफ ब्लॉक में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिया है, राइट? यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिया है, और उसके अलावा एक्सेप्शंस जो थी इसकी वो भी कर लिया है, साथ ही साथ एटॉमिक रेडियाई, है ना, मेटेलिक रेडियाई, ये हमने कवर कर लिया है। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हमने कर लिया है। साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमने कर लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या कर लिया, डेंसिटी हमने देख लिया है। यस मैम। ऑक्सीडेशन पे हम थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी करेंगे। हाँ यस, वो कैसे रह गया, तो यहीं पे लिख देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने आप लोगों को करा दी थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक यस छोटा सा मैम। मैं टेस्ट लेती हूँ। स्नेहा, आप अभी स्नेहा ही बोल रही है ना, स्नेहा की आवाज ज्यादा आ रही है मुझे, तो स्नेहा मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में किसकी ज्यादा होती है? मैम वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है। वेरी गुड मेरा बेटा, वेनेडियम की सबसे ज्यादा होती है, और सबसे हाँ जी कम किसकी होती है? मैम, की। जिंक की होती है, ठीक है। तो जो जो बातें मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो प्लीज अच्छे से आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, कोई भी चीज आप नहीं भूलोगे। क्लास में आने से पहले 20 मिनट जरूर दोगे इस चैप्टर को, सो दैट ये चैप्टर आपका बहुत स्ट्रोंग हो जाए, है ना। आज मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा पेंडिंग है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप लोगों को कराऊंगी। इफ वी हैव टाइम देन वी विल मूव टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अदरवाइज हम ये 2 टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है जी? और यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। आयनाइजेशन एनर्जी की मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें सिखाई थी, ध्यान रखना ये टेबल बड़ी काम की है, जिसमें से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक एंड आयनिक रेडियाई और डेंसिटी आप लोगों को बता दी है। ये वाली चीज आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है, चलिए। यस उसके मैम। अलावा एक बार मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फिर बता देती हूँ बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने ये बोला था कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। रीजन क्या होता है उनके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का, कि उसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, यस मैम। रीजन क्या होता है मेरा बेटा, जिसमें क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन्स और N-1D के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम +3 ही दिखाता है, जिंक +2 ही दिखाता है, ऑल राइट। और अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो मैंने कहा था टाइटेनियम आपका +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है ना, लेकिन टाइटेनियम +4 वाला ज्यादा स्टेबल होता है +2 और +3 से, क्योंकि इसके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑल राइट। यस मैम। यस चलिए, मैम। और 3D सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैग्नीज है। मैग्नीज की आप देखते हो +2 से वो +7 तक दिखा पाता है ना। चलिए, उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या हुआ करता था, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती थी हैवियर मेंबर के लिए, जब आप डाउन द ग्रुप जाते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बट आपके डी ब्लॉक में क्या देखा गया कि जो मोलिबेल्डियम और टंगस्टन का एग्जांपल इन्होंने दिया है, ग्रुप 6 की बात की है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और क्रोमियम अगर +6 में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मैंने कहा था इसको एक बार लिख लो, ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद आओ मेरा बेटा, यहाँ पे आइए, आपको क्या दिख रहा है, ये आपके ना एनसीईआरटी की टेबल है
ठीक है, वहां पे एक पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे स्निप किया है, जरा सा ध्यान से देखो। मैंने कहा टाइटेनियम की मैक्सिमम क्या है, देखो मोस्ट कॉमन तो कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप सबको दिख रहा है कि हर एक बंदा +2 में तो है ही है। कैन यू सी दैट? यस मैम। Yes, ठीक है, अच्छा। और उन्होंने 3D सीरीज की यहाँ पे जो है बात की हुई है, 4D 5D की आप लोगों को नहीं, जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है वही आपको समझना है। तो टाइटेनियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो देखो ना, +4 है। और यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, वेनेडियम भी अपनी मैक्सिमम देखो +5 दिखा रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, जो वेनेडियम है जो अपनी +5 दिखा रहा है वो फ्लोरीन के साथ दिखा रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? मतलब Yes, अपना yes. ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है मेरा बेटा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है इसका। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि है, ताकत है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता है, तभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्लोरीन के साथ दिखा रहा है। क्रोमियम की भी देखो मैक्सिमम +6 होती है, देखो +6 +5 वो किसके साथ दिखा पा रहा है, देखो ना, फ्लोरीन के साथ। देखो जो CrF6 है +6 वाली और +5 वाली, वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखा पा रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? उसके बाद मैग्नीज देखो, मैग्नीज की जो है हमारी +7 तक जाती है, लेकिन ध्यान से देखो फ्लोरीन के साथ वो +4 दिखा पा रहा है बस, यानी कि फ्लोरीन के साथ वो +7 वाली नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, अभी इसका आगे चल के हम देखेंगे भी सही। ठीक है, उसके बाद आयरन देखो, आयरन की मैंने कहा था ज्यादा नहीं दिखाता वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको देखने को मिल रहा है, देखो +2 और +3 वाले हैलाइड्स देखने को मिल रहे हैं। कोबाल्ट में भी +3 देखो, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। निकल का +2 का हैलाइड है, कॉपर का +1 +2 का हैलाइड है, और जिंक का +2 का है। क्या आप वो बातें समझ पा रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी? Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, ma'am. X2 क्या है, X2 यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे है X, ओके, X के ऊपर जहाँ पे 2 है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, यानी कि CF2 एग्जिस्ट करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, CuBr2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों मैम, अभी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, Yes, तो ma'am. ये वाली Yes, ma'am. बात है। चलिए मैम, देखो अब जो मैंने तुम लोगों को बताया ना, एनसीईआरटी ने उसको क्या किया गया है, लाइंस में लिख दिया है। देखो एक बार मेरा बेटा, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर टाइटेनियम में +4 होती है, वेनेडियम के केस में +5, जो फ्लोरीन के, एक्चुअली में ये ऐसा है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है ये, और क्रोमियम का मैक्सिमम +6 दिखा रहा है। फिर वो कह रहे हैं जो +7 स्टेट है मैग्नीज की, वो हैलाइड्स में देखने को नहीं मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हैलाइड्स में सिर्फ Mn की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है हाईएस्ट, बोलो मेरे को, बोलो, बोलने से ही याद होंगी चीजें, +4 वाली। ठीक है, फिर मैम +7 वाली किसके साथ दिखाता है, +7 वाली दिखाता है MnO3F। देखो ध्यान से, MnO3F, यहाँ पे चेक करो, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीज के बाद वाले मेटल की बात करूं तो कोई भी ट्राई हैलाइड नहीं बना रहा है एक्सेप्ट आयरन और कोबाल्ट। ध्यान से देखो, मैग्नीज के बाद जैसी मैं जा रही हूँ, कोई भी ट्राई हैलाइड नहीं बना रहा है एक्सेप्ट आयरन का और कोबाल्ट का। देखो बना रहा है कि कोई नहीं बना रहा, देख रहे हो हम, तो यानी कि आयरन का हैलाइड बन रहा है और कोबाल्ट का बन रहा है। एक ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा वो कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब फ्लोरीन की क्या है, इधर ध्यान से सुनो, यानी कि जो बंदे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनकी क्या है, हाई स्टेबिलिटी है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है कि जो COF3 बन रहा है ये आयनिक कंपाउंड है, और ये क्यों स्टेबल है, आयनिक कंपाउंड में जनरली हम स्टेबिलिटी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। हम कहते हैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका लैटिस होगा उतनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, है ना। और अगर मैं बात करूं क्रोमियम +6 में बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो ये इसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, व्हाई दिस इज वेरी स्टेबल, क्योंकि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड में हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको ब्रेक करना है तो बहुत ज्यादा आपको डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट और व्हाट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो ये वाले पॉइंट से जल्दी से बताओ बेटा, ये तो करना पड़ेगा। यस ठीक मैम। है, आपको ध्यान, क्योंकि ये करना मतलब लाइक चैप्टर की डिमांड ही ये है कि आप लोग इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, और ऐसे ही आपको इस चैप्टर को भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर आप नोटिस करोगे जितने भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स हैं वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वहां पे वो स्टेबल नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जांपल के लिए दिया है VX2, यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि VF2 में क्या है? वेनेडियम +2 में है ना? तो ये जो है स्टेबल नहीं है। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, तो भाई साहब वो तो जल्दी से क्या होना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता है। रिड्यूस। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, VF2 स्टेबल नहीं है। हाँ, VCl2 बना लो, VBr2 बना लो, VI2 बना लो, लेकिन क्लोरीन के साथ हाइयर ऑक्सीडेशन से स्टेबल होती है। ठीक है, अच्छा, फिर वो कह रहे हैं सेम इस पे भी यही अप्लाई होगा CuX में। X क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे, देख रहे हो ये वाली चीज, इधर देखो, ये है ना, X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके अलावा और क्या बात बोल रहा है? उसके अलावा ये बोलता है कि आगे बोलता है ऑन द अदर हैंड ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। मतलब वो कह रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि सारे कॉपर के जो 2 हैलाइड, जिसमें कॉपर +2 में, वो सारे हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन, CuF2, CuBr2 और CuCl2 क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ना CuBr2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। क्यों नहीं कर रहे हैं मैम एग्जिस्ट? क्योंकि मेरा बेटा जैसे ही आपका कॉपर अगर 2+ में है और I नेगेटिव है, ध्यान से देखेंगे, ये I नेगेटिव क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अगर मैं HI इसका काउंटर आयन ले लूं H+, तो HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा Cu2I2। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बैलेंस करना तो कर दो। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कॉपर +1 में है और I2 0 में है, तो कॉपर का तो रिडक्शन हो गया और I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यानी कि अब समझ में आया why CuI2 इज नॉट एग्जिस्ट, why CuI2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो I नेगेटिव है, हम तो चाहते हैं ये बने, लेकिन I नेगेटिव क्या कर रहा है? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर 2+ को +1 में भेजेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में हो जाएगा। ये सॉलिड है। ठीक है, सेम यहाँ Br नेगेटिव में यही होता है, Br नेगेटिव Br2 में चेंज हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स मेरे बच्चों को क्लियर हुए? प्लीज कंफर्म कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ठीक है, एंड इसी मैनर में आप लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़नी है। मैं आप लोगों को वैसे ही तरीके से समझा रही हूँ जैसे आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है। नहीं तो अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के बैठ जाओगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या कहता है एनसीईआरटी? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है कॉपर के जिसमें कॉपर +1 में है ना, वो अनस्टेबल होता है। अगर वो अनस्टेबल होता है तो उसमें नहीं रहना चाहेगा, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कॉपर +1, कॉपर +2 में और कॉपर में चेंज हो जाएगा। और दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देख रहे हो,
+1 से +2 सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और सेम स्पीसीज का रिडक्शन। ध्यान रखना एक्वस मीडियम में मैं बात कर रही हूँ। एक्वस मीडियम में कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता। मैम तो कॉपर +1 कहाँ पे स्टेबल होता है? कॉपर +1 स्टेबल होता है इन सॉलिड स्टेट। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं दिया गया तो आप क्या समझेंगे, उसको क्या कंसिडर करेंगे? एक्वस मीडियम में कंसिडर करेंगे। अगर आपको दिया हुआ एक्वस तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप एक्वस मीडियम कंसिडर करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी, ईशा, निशिता, यस मैम। जतिन, Yes. देवांशी, ठीक है। अब मैम ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मेटल आपका +1 में है ना, और वो +2 में जा रहा है एक्वस में। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि एक्वस में जाने का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरा बेटा वाटर के मॉलिक्यूल, अगर उसको, देखो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अगर मेरा मेटल +1 में है गैसियस फेज में तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 देनी पड़ेगी +2 में चेंज करने के लिए, और एक्वस मीडियम में जाने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है ना। बोलो। तो अगर मैं बोलूं जब मेरा मेटल +2 में अगर जाना चाहता है तो मतलब उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे बेटा? बहुत ज्यादा अच्छे से घेर रहे होंगे। तो मतलब हाई अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। और वो इतनी ज्यादा रिलीज हो रही होगी कि तुम्हें जो एनर्जी देनी पड़ी ना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसको भी क्या कर देगी? वो कंपनसेट कर देगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई। किससे? जितनी तुम्हें एनर्जी देनी थी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे ज्यादा तो रिलीज हो गई। इस वजह से कॉपर +2 क्या है मेरा बेटा? ज्यादा स्टेबल है एक्वस मीडियम में। रीजन? ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+। क्या मेरे बच्चों को ये क्लियर हुआ? यस मैम। एक एक Yes, ma'am. पॉइंट को आप लोगों को इतना स्ट्रोंग कर लेना। देखो जहां पे याद करने की है वहां पे मैं डायरेक्ट बोल दूंगी कि बेटा याद कर लो, लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकती हूँ तो वहां पे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? क्या ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए तुम सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ध्यान से आओ। यहाँ पे आपको ये भी एनसीईआरटी की ही स्निपिंग है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? कुछ आपको ऑक्साइड्स दिख रहे हैं। क्या मेरे बच्चों को ऑक्साइड्स दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ मैम दिख रहे हैं। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? स्कैंडियम की +3 ही दिखाई देती है। तो देखो जो ये स्कैंडियम का ऑक्साइड है वो +3 में ही है। बस आपको सिर्फ देखना है मैं क्या बोल रही हूँ। वेनेडियम की +5 में, तो देखो जो ये वेनेडियम का ऑक्साइड बन रहा है उसमें +5 भी तक जा रहा है। टाइटेनियम की मैक्सिमम +4 है, तो देखो। और क्रोमियम की मैक्सिमम +6 जा रही है, मैग्नीज की +7 जा रही है, देख रही हो। कॉपर की वही +1 +2, जिंक की +2, निकल की +2। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। और जहां पे ये स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टार वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मतलब ये एक से ज्यादा ऑक्साइड से बने, जैसे Fe3O4 है, ये FeO से बना है और Fe2O3 से बना है। आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल मैं बता दिया क्योंकि आप हो सकता है सोचो कि मैम ये स्टार के रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या? अगर कोई ट्रांजिशन मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो या तो फिर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है या फिर वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। यानी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो या तो फ्लोरीन के साथ होगी या फिर ऑक्सीजन के साथ होगी। क्या दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है यस मैम। मैम। चलो, अगर दिख रहा है तो मेरे लिए तुम पहला वाला पॉइंट पढ़ोगे क्या? ये एक्चुअल में मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो जितने भी ये 2, 3 है ना, ये उसमें है बेटा, सबस्क्रिप्ट में है ना। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ठीक लिख लेना। तो पढ़ो एक बार फर्स्ट पॉइंट बेटा।
The highest oxidation state in the oxides coincide with the group number and it attained in, ठीक है ना, +3 से +7 की तरफ जाने की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। फिर वो कह रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड, मतलब सिंपल भाषा में बोलती हूँ, जब Mn फ्लोरीन के साथ थी, मतलब जब Mn फ्लोरीन के साथ था तो Mn+4 में था, लेकिन जब Mn ऑक्सीजन के साथ है तो Mn किस में है मेरा बेटा, +7 में है। और Mn2O7 का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैं बना रही हूँ वो होता है, चेक करो क्या मैग्नीज +7 में है, ध्यान से चेक करो, इधर आओ, ये ऑक्सीजन -2 है, ये -2 -2 -1, तो टोटल कितना हो गया माइनस में चार्ज -7, तो मैग्नीज पे क्या आएगा +7। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या है, माइनस में है, तो 4 फ्लोरीन के नाम का +4 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए वो मैग्नीज की सिर्फ +4 तक ही जा रहा है। कैन यू सी दैट, देखो अगर आप बोलो मैम MnF6 MnF7 तो ये नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, देखो। और ये क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है, देख रहे हो ना, ये मैग्नीज टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। यस मैम। कंफर्म करो ताकि हम आगे चल पाए। मैम मुश्किल तो नहीं लग रहा है चैप्टर, बताना किस किस को मुश्किल लग रहा है। ओके, वैभवी को मुश्किल लग रहा है, वैभवी फिर तो बहुत ज्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगा टाइम निकाल के। उसके बाद क्या बोल रहा बेटा, जो थर्ड पॉइंट है, इन द कोवलेंट ऑक्साइड, जो ये Mn2O7 है, ये क्या है, कोवलेंट है ना, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो वो कह रहे हैं कि हर जो ईच Mn है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है ऑक्सीजन से, वो तो मैंने बता दिया, और यहाँ पे MnO क्या है, ब्रिज भी है, इसको क्या मैं बोल रही हूँ, ब्रिज बॉन्ड बोल रही हूँ, क्लियर है। यस मैम। ऐसे बीच में, यस मैम। ऐसे बीच में झूलता हुआ, उसके यहाँ मैग्नीज, यहाँ मैग्नीज, ऐसे, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन। चल, उसके बाद है बेटा एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, देखो एक बार, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी कहती है कि एक आपके पास वेनेडियम का ऑक्साइड है, डाइक्रोमेट है आपके पास, और परमैग्नेट है, तो वो कहता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, उसका ऑर्डर क्या है, हालांकि उसने ऑर्डर बता रखा है, आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रखी है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सके फटाफट, और खुद क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, रिड्यूस हो सके। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, यहाँ पे +6 में है, और यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, +5 में है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब उस पे +7 का चार्ज है, उस पे +6 का है, उस पे +5 का है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना क्या होगा मेरा बेटा, उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब अपने आप को वो फटाफट से क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ताकत है खुद को +7 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाने के लिए +2 में, इसमें भी फिर इसके बाद इसमें ताकत, और ये दोनों तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। तो यानी कि इन तीनों ऑक्साइड्स में आप कैसे बता सकते हो मेरा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप
बता सकते हो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। अच्छा, ऑल राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा जब Mn+7 खुद को रिड्यूस करेगा ना +2 में, तो वो D5 है, स्टेबल है ना। और ऐसे ही क्रोमियम जब +6 से +3 में जाएगा तो D3 बना रहा है। अब तुम्हें लग रहा है मैम D3 स्टेबल नहीं है, बट है। जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ फिल्ड है। और वेनेडियम जब अपने आप को कम करेगा, +5 से +2 में जाएगा, तो उसमें भी क्या होता है, D3 होता है। तो D5 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तभी फटाफट क्या करेगा, मैग्नीज अपने आप को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपनी क्लास 5:30 होती है कि 5 बजे होती है? 5:30। ठीक। देखो, क्या ये वैसा वैसा दिखाई दे रहा है जो तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाया था? बोलो। यस मैम। क्या बोला था मैंने? ये तो गिब्स एनर्जी दे रखी है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 बोला था, याद करो। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा था। उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स थे जिनका ई नोड सेल नेगेटिव में था, वो क्या थे हमारे मेरा बेटा? वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे। किस किस को ये याद है? हैंड रेस करना। सिर्फ या तो ऐसी याद है तो तुम लोग क्लास में बिना पढ़े। और जो इससे ऊपर वाले हैं ई नोड सेल जिनका पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलते हैं? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है मैम, इसको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में? चलिए मैं बताती हूँ। एक बात देखो, पहले आपका मेटल क्या है, सॉलिड फेस में, मतलब जब मेटेलिक लैटिस में क्या मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको उनको अलग करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेस। तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यस और नो? यस मैम। और अगर मान लो आपको M को M+2 में लेके जाना है, तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आपको इसको एक्वस में लेके जाना है तो क्या होगा? तो आपको ये देखना पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में देखना पड़ेगा। बोलो। यस मैम। देखो यहाँ पे मैं ना सीधी सी बात करूंगी तुम्हारे सामने। पहला पॉइंट मैं बोलूंगी, अगर कोई मेरा मेटल +2 में जाना चाहता है, ठीक है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही एक्वस फेज की, इसकी बात कर रही हूँ। अगर मेरा मेटल +2 में जाना चाहता है तो मतलब उसका ई नोड सेल क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव या फिर मोर पॉजिटिव, यस और नो? मतलब ज्यादा होना चाहिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हो? और अगर मैं बोलूं कि कोई, सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं बोल रही हूं अगर आपका मेटल M+2 में जाना चाहता है, मतलब ऑक्सीडेशन करना चाहता है, यानी कि खुद किसकी तरफ बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज, तो ई नोड सेल क्या होगा? नेगेटिव। और अगर मैं बोल रही हूँ M+2 M में जाना चाहता है, तो ई नोड सेल क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। या लेस नेगेटिव बोल सकते हो। चलो पॉजिटिव लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना। यही मतलब है, ठीक है, बोलो। तो यस मैम। यही चीजें जो मैं समझा रही हूँ, यही आपको अभी मैं डिटेल में आगे जाके बताने वाली हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा।
ये हमने सेम चीज वहां पे पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर अपना रिडक्शन कौन कराना चाहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अपने आप को ऑक्सीडाइज कौन कराना चाहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा होगा। और जो अपने आप को रिडक्शन करवाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। चलो अब इसको देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो मेरा बेटा ये एनसीईआरटी में 3D जो आपकी फर्स्ट रो है ना 3D सीरीज, उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ, जब M+2 क्या जाएगा, M में जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, देख रहे हो। यस मैम। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, ध्यान से देखना, इसमें से हम कंक्लूजन निकालेंगे फिर मेरा बेटा। अगर आपको ये वाली वैल्यूज नहीं देखनी है, ठीक है, कोई भी बच्चा इन वैल्यूज को नहीं देखेगा, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही देखोगे। टाइटेनियम की क्या है, -1.63 है। देखो जैसे ही मैं वेनेडियम पे आई वो लेस नेगेटिव हो गई है ना, कम नेगेटिव हो गई ना, माइनस में कम नेगेटिव। क्रोमियम पे आई और कम नेगेटिव होनी हो गई है ना। फिर जब मैं क्रोमियम से मैग्नीज पे आऊंगी तो मेरी और लेस नेगेटिव होनी चाहिएगी, है ना, एक्सपेक्ट तो यही कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी देखो ना ज्यादा नेगेटिव हो गई। कैन यू ऑब्जर्व दैट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कितने बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं? गिव मी थम्स अप। ऐसे मत बैठ के बैठो, भूत बन के मत बैठो, प्लीज गिव मी थम्स अप। अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, वरना यूट्यूब पे खोलोगे वन शॉट 8-8 घंटे का। हाँ बोलो अंजलि। ठीक है, फिर उसके नीचे आओ, इधर देखो आयरन की फिर कम हो रही है, मतलब लेस नेगेटिव, कोबाल्ट, फिर निकल लेस नेगेटिव, और फिर देखो कॉपर की पॉजिटिव हो गई। देखना एक बार, देख रहे हो ना, लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो कॉपर की पॉजिटिव हो गई। मैम ये तो बात ठीक है, लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव हो गया, तो मैम जिंक की भी तो फिर पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ये देखो क्या हो गई, और ज्यादा नेगेटिव हो गई। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन पे कौन नहीं खरा उतर पा रहा, एक तो मैग्नीज नहीं खरा उतर पा रहा और जिंक नहीं हो रहा। बोलो क्या कहते हैं? उसके अलावा अगर तुम ये सब पॉइंट्स में आपको लिखवा दूंगी, सो डोंट वरी, प्लीज आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। बस अगर आप एक चीज नोटिस करोगे मेरा बेटा, तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज योर कॉपर भैया। कॉपर की वैल्यू है पॉजिटिव, बाकी सबकी क्या है, नेगेटिव। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले जो मैं बोलूं वो सुनो, अगर कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहेगा। हाँ मैम जाना चाहेगा, ये टिक का मतलब क्या है, जाना चाहेगा, क्योंकि E0 सेल क्या है उसका 0.34 है। अच्छा, क्या फिर कॉपर +2 में जाना चाहेगा? नहीं मैम, ये नहीं जाना चाहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा जैसे आपके दूसरे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इन सब की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे +2 से 0 में नहीं जा पाएंगे, +2 से 0 में नहीं जा पाएंगे, यानी कि ये जा पाएंगे 0 से +2 में जाने की क्या रखेंगे, टेंडेंसी रखेंगे, तभी इनकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. तो अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि कॉपर का एक यूनिक बिहेवियर नजर में आता है, ये सिर्फ एक लौता ऐसा मेटल है जिसका पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब तुम खुद सोचो, कॉपर +2 में चेंज नहीं होना चाहता है ना, और अगर कॉपर +2 में चेंज नहीं होना चाहता है तो इसका रीजन क्या दोगे तुम? इसका रीजन तुम ये दोगे कि मैम अगर इसको कॉपर +2 में जाना है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी और 2 देनी पड़ेगी, 1 और 2, और एक्वस फेज में हमें क्या देनी पड़ेगी मैम, देखना पड़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो यानी कि मेरा बेटा इस केस में कॉपर +2 में क्यों नहीं जा पा रहा है,
क्योंकि इस केस में इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं हुई होगी कि वो इन दोनों के सम को क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। गेटिंग माई पॉइंट ना, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं हुई होगी। मतलब तुम्हें, यानी कि इधर आओ, एक तो होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हम सॉलिड से उसमें जा रहे हो गैस में, एक उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एक्वस मीडियम में जाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। एक बात बताओ, अगर एनर्जी इतनी रिलीज नहीं हुई जितनी तुम्हें देनी पड़ गई, तो बताओ क्या होगा? क्या वो जाना चाहेगा +2 में? नहीं जाना। नो। दैट इज वाई एनसीईआरटी लिखती है कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन। और यही रीजन है कि जो कॉपर है वो H2 गैस को लिबरेट नहीं करता है। मतलब क्या मतलब है इसका लिबरेट ना करने का? क्योंकि कॉपर +2 तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, और हाइड्रोजन गैस के लिए H+ को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो ये तो खुद गेन कर रहा है, तो ये कैसे करेगा? गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ठीक है, बोलो ना। अगर आपने कॉपर की करा दी रिएक्शन Cl के साथ, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो खुद 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ कैसे गेन करेगा? और अगर ये गेन नहीं करेगा तो H2 गैस भी कैसे रिलीज? तो दैट इज व्हाई कॉपर डज नॉट लिबरेट H2 गैस। ठीक है, जो जनरली वीक एसिड्स होते हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। देखो H2 गैस तो नहीं देगा कोई भी, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो कॉपर के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। हालांकि वो भी नहीं देते H2 गैस, बट वो रिएक्ट कर जाते हैं, उनके साथ रिएक्शन हो जाती है, और कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, NO2NO ये गैस निकलती है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कॉपर वाला? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताओ, हमारी एक्सेप्शन पे जो हमारी उम्मीद थी उस पे कौन नहीं खरा उतर पाया था? मैग्नीज और जिंक नहीं उतर पाया था, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वैल्यू इनकी क्या थी? नेगेटिव थी। वो ऐसा कैसे थी? यानी कि मैम Mn+2 में जाना चाहता है और जिंक किस में जाना चाहता है? जिंक +2 में। ऐसा क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि Mn+2 D5 है और जिंक क्या है? D10 है। तो ये तो मैम, बेटा माइक म्यूट कीजिए, तो मैम ये तो मोर स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, अब समझ में आया? तभी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी। तो जितना ज्यादा ई नोड सेल नेगेटिव होगा वो उतना ही अच्छा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन एनसीईआरटी कहती है निकल का भी नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निकल भी किस में जाना चाहेगा? निकल +2 में। बट ऐसा क्यों है? तो इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मतलब जब निकल 2 बनेगा ना, तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। और तुम देखोगे ना तो 3D में सबसे ज्यादा नेगेटिव देखो इसकी एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी। कैन यू ऑब्जर्व दैट? 2-1-2-1 है तो कॉपर की भी, बट निकल भी पहले नंबर पे, निकल भी पहले नंबर पे ही है। बोलो जी, क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. शाबाश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, अभी तक हमने बात की M+2 से M वाले की। अब हम दूसरे की बात करेंगे जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है M+3 M+2 में। अब तुम बताओ M+3 M+2 में कब जाना चाहेगा? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ज्यादा होगा। और कब नहीं जाना चाहेगा? जब उसका नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि स्कैंडियम+3 से स्कैंडियम+2 में जाने की जो वैल्यू है ई नोड सेल की, वो क्या है? कम है। मतलब ज्यादा नहीं है, कम है। या तो कम पॉजिटिव होगी या ज्यादा नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि स्कैंडियम +3 में बेटा D0 है और स्कैंडियम +2 में D1 है। तो तुम मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मैम ये वाला। और मैं तो तुम्हें बता के भी आई हूँ स्कैंडियम +3 में मिलता है। ठीक है, दूसरा वो क्या बोलता है कि जिंक, अगर जिंक +3 से +2 में जाने के लिए जो ई नोड सेल की वैल्यू है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव है। मैम ऐसा क्यों? मतलब ये +2 में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 3D10 होता है और यहाँ पे 4s1 3D10। तो कौन ज्यादा स्टेबल है मैम? 3D10 वाला। क्या ये मेरे बच्चों को समझ में आया? और वैसे भी जिंक तो Yes, ma'am. भी दिखाता भी नहीं। और आओ तीसरा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि Mn अगर +3 से +2 में जा रहा है, तो अगर Mn +3 से +2 में जा रहा है तो वो क्या जाना चाहेगा? हाँ मैम जाना चाहेगा, क्योंकि Mn+2 क्या है? D5 है। तो मतलब उसकी भी इनोड सेल की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे, अभी मैं आपको टेबल से भी बताऊंगी। उसके बाद देखेंगे मेरा बेटा द लो वैल्यू ऑफ आयरन +3 से आयरन +2, मतलब आयरन +3 से आयरन +2। इधर देखो एक बार एनसीईआरटी की टेबल में इधर नजर मारो, ये देखो ये वाली वैल्यू आयरन वाली, देखो आयरन वाली पॉजिटिव है वैल्यू, मतलब उस हिसाब से हमारा ये जाना चाहेगा। देखना एक बार। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो Mn+3 जब +2 में जा रहा है तो उसकी वैल्यू 1.57 है। तो ये बढ़नी चाहिए थी ना, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये तो देखो ना थोड़ी कम हो गई। ऐसा क्यों है? तो हम इसको बोलते हैं लो वैल्यू। क्यों कम है? क्योंकि आयरन +3 मैम किस में है? D5 में और ये D6 में। तो ये स्टेबल है, हालांकि जा तो रहा है बट इतना ज्यादा खुशी खुशी नहीं जा रहा। तभी वैल्यू कितनी आई है? 0.77 आ गई। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा, उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है कि वेनेडियम की जो वैल्यू है वो भी क्या है? लो वैल्यू है। यहाँ पे आओ, ये देखो वेनेडियम की लो बोले तो या तो पॉजिटिव में छोटी या नेगेटिव है। यहाँ पे देखो इतनी वैल्यू आ रही है। आपको वैल्यूज नहीं याद करनी, कोई भी बच्चा वैल्यूज नहीं याद करेगा, सिर्फ जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप देखो। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड जाते जाते पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, आप देख रहे हो? यस मैम। तो इसका -0.37 से सिर्फ -0.26 आया है। ठीक है, क्रोमियम का नेगेटिव में बढ़ गया, फिर पॉजिटिव में बन रहा है, मतलब इरेगुलरिटीज से हो रही है ना, रेगुलर चीजें नहीं है। तो यानी कि जो वेनेडियम की जो वैल्यू एनसीईआरटी बोलती है वो लो क्यों है? क्योंकि जब वेनेडियम बेटा +3 से +2 में जाएगा तो ये होगी D3 कॉन्फ़िगरेशन। अब मैम D3 कैसे स्टेबल है? आई नो आपको भी नहीं पता। जब मैं कोऑर्डिनेशन करवाऊंगी तो वहां पे T2G और EG में स्प्लिट होती है ऑर्बिटल। तो T2G में क्या होता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होते हैं। किसी ने स्कूल में पढ़ा तो समझ में आ गया होगा, बट इट्स ओके, मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ा दूंगी। तो इस वजह से ये भी वेनेडियम +2 जो है स्टेबल है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वेनेडियम +3 में नहीं मिलता, +4 में नहीं मिलता, +5 में नहीं मिलता, मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लो वेनेडियम +2 में है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज डेफिनेटली कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि +2 वाला भी क्या होता है आपका? वेनेडियम स्टेबल होता है। तो ये आपके 5 पॉइंट है। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? और ऑब्जर्व क्या किया? एनसीईआरटी की टेबल में नजर मारना। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? कोबाल्ट +3 की बात करूं मैं, ये देखो एक बार नजर मारो, कोबाल्ट +3 की वैल्यू सबसे ज्यादा और मैग्नीज की। यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं, एक तो मैग्नीज भैया जी और कोबाल्ट भैया जी, जो कि किस में जाना चाहेंगे? +2 वाले में जाना चाहेंगे, तभी उनकी इनोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बोलो क्या कहते हो? और सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तुम मुझे बताओ, Mn+3 या फिर कोबाल्ट +3? बोलो
बोलो। वाओ क्या हाल है, क्या है, बोलो ना। क्या बोला मैम? मैं बोल रही हूँ Mn+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोबाल्ट +3? सो गए हो क्या तुम लोग सारे? पढ़ना नहीं है क्या तुम लोगों को? वेरी गुड नवदिशा, वेरी गुड बेटा। अगर नहीं बताते, माइक म्यूट करो अंजलि। नवदिशा के अलावा और किसी को पता चला कि वाई कोबाल्ट+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई ध्रुव, वाई Mn+3? ई सेल, ई नोड सेल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैम Mn+3 जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब फॉर्म, मतलब वो जल्दी Mn2+ आयन बना लेता है उससे। हाँ देखो, सोचा तो इसने, ध्रुव ने बिल्कुल सही कि मैम यहाँ पे D4 है, यहाँ पे D5 है, यहाँ पे D6 है, यहाँ पे D7 है। कायदे से तो D5 ज्यादा स्टेबल है, तो Mn+3 होना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ध्रुव मेरा? कोबाल्ट+3। तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकल के आता, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सबको यूज करके जो है ये निकाली जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यही तो पूछा जाएगा तुमसे जेईई में। तुम्हारा अगर ये सवाल आएगा तुम तो यही लगा के आओगे और तुम्हारे 4 नंबर कट जाएंगे और साथ में एक और कटेगा -1, तो टोटल 5 कट जाएंगे। तो तुम लोग या तो दिमाग का नाक खोल के बैठो, वरना ये चैप्टर तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई ना, फिर तुम्हें ये चीजें रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुम्हें बहुत हद ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए साथ साथ पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बोर्ड्स में भी पास होना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता दे रही हूँ, बोर्ड्स में भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्या बोल रही हूँ मैं। और ये सब चीजें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैल्यूज देखना, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं सब बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यानी कि कोबाल्ट+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग Mn से। और यहाँ पे नजर मारो, वैल्यू नेगेटिव किसकी है? टाइटेनियम की, वेनेडियम की और क्रोमियम की। यानी कि टाइटेनियम +2 में जाना चाहता है, वेनेडियम +2 में जाना चाहता है, और क्रोमियम +2 में जाना चाहता है। यानी कि क्या समझे? बोलो। सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया मैंने। यानी कि टाइटेनियम +2 जो है वो +3 में जाना चाहता है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। वेनेडियम +2 से +3 में और क्रोमियम +2 से +3 में। यानी कि टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। यही बात एनसीईआरटी लिखती है। पढ़ना एक बार मेरे कहने पे, पढ़ना। ध्रुव आप अभी आए हो क्लास में बेटा? है, देखो क्या लिखा हुआ है टेबल को देख के। Mn+3 कोबाल्ट+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सवाल 4 से 5 बार जेईई में आ चुका है। रिवाइज करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि वाई क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग और Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग, बता दोगे? क्योंकि क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, तो ये T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोऑर्डिनेशन में पढ़ा दूंगी, स्टेबल है। और Mn+3 क्यों स्टेबल है? ओ सॉरी, Mn+3 क्यों ऑक्सीडाइजिंग है? क्योंकि वो Mn+2 में जाके D5 बना लेगा, विच इज हाफ।
मैम ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? क्योंकि ये जेई में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक का पेपर और इनऑर्गेनिक का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आता है 70%। क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो पहला क्वेश्चन, हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे। यस तन्मेशा बताओ बेटा। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। कॉपर प्लस 2 वाटर में ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉपर प्लस 2 की लेस देन होती है, ये ठीक है स्टेटमेंट। बोलो बाकी बच्चे। यस मैम। यस मैम। क्यों ठीक है? Yes, मैंने ma'am. तो बोला Yes, था ma'am. ज्यादा होती है, मैंने तो ज्यादा बोली थी। है जी, मैंने बोला था कॉपर प्लस 2 में ड्यू टू मोर नेगेटिव बोला था मैंने, है ना। अब इसने Yes, क्या ma'am. पूछा है? मच लेस देन, मतलब इसने मैथ्स Yes, के ma'am. अकॉर्डिंग चला है कि नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा होता है वो छोटा होता है। तो यस वेरी गुड, ये भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए नहीं होगा बेटा। एग्जाम साइड की साइड पे अगर तुम देखोगे ना तो वो ए बताएगा तुम्हें आंसर, जो कि गलत है। एनटीए ने जो आंसर दिया था ना वो ये था बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। ध्रुव बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैम जो हाँ स्टेबिलिटी में वो डिक्रीज करती है, जैसे कि जो हायर ऑक्सीडेशन होते हैं, लेकिन कॉपर की लेस रिएक्टिव होनी चाहिए हाइड्रोजन, तो वो मैम थोड़ा थोड़ा डी टाइप का लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं। डी जैसे 1 ट्रू है। अरे तुमने क्लास नहीं अटेंड की ना आज वाली पूरी, तभी नहीं आ रहा तुम्हें सवाल ये। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, अनलाइक पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। कॉपर कैन नॉट लिबरेट, ये बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था। क्योंकि कॉपर प्लस 2 जब कॉपर में जा रहा है, एक लोता वो ऐसे था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 था, तो वो लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आप लोगों की सही। ये वाला क्वेश्चन करो।
क्या आ रहा है? Ma'am, Cu second is more stable. क्यों? B option. मैम हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है उसकी इस कारण। यस, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे ना एक्वस मीडियम हालांकि दिया नहीं है, लेकिन आपको कंसिडर करके चलना है कि एक्वस मीडियम ही होगा, ठीक है। तो Cu+2 ज्यादा स्टेबल होगा। ये मत सोचना कि कॉपर +1 3D10 है तो उसको लगा दोगे, बहुत बोलू मतलब बता रही हूँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्वस दिया हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो कंसिडर करो एक्वस। क्लियर है? तो Cu2 ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे? मैग्नेटिक Yes. प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, है ना। कल नहीं है ना अपनी क्लास, मंडे को है शायद। हाँ, मंडे को पेपर डिस्कशन है, फिर ट्यूसडे का है। तो मैं आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताऊंगी, क्या कैसे निकालना इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, है ना, कलर्ड आयंस। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आज तुम लोगों को एक DPP2 भी दूंगी, उसको आप लोग जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है। और मैग्नेटिक, ma'am. हाँ ठीक है, थोड़ा सा ma'am. और जो आप लोगों का संडे को टेस्ट हो रहा है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है मैंने। एक तो आपके पास नियोबियम है बेटा बेटा, और एक आपके पास है रुथेनियम, ठीक है। इनमें 3D इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी 4D इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उनका सम बताना है आप लोगों को। समझे क्या बोला मैंने? 4D इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोनों में, उसका सम बताना है। निकालो चलो। NB है ये, NO नहीं है, NB। वी नोबिता निकालना। टाइम है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को। टेन, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 11. 11 या 10। यस यहाँ पे आपका अगर मैं वेनेडियम की बात करूँ तो स्कैंडियम तेरी विदाई, यानी कि उसमें होता है 3D3 4S2। लेकिन ये जो नियोबियम है नवाबी, याद करो उसमें एक्सेप्शन थी। उसमें आपका क्या होगा, 5S1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4D क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4D। 44 ठीक है। 44 और अगर मैं आयरन की बात करूं तो ये होता है 3D6 4S2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होना 7 तो चाहिए 4D7, 4D6 होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5S1। यस मैम यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं, मतलब S में 1, ऐसे लिख के देख लिया करो, दिमाग में सोचोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 7 होंगे, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितने आएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। 11. ठीक है जी। तो यस, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। और मैं एक DPP भी आज दूंगी, वो तुम मेरे को कब तक कर दोगे, टेस्ट के बाद अटेम्प्ट कर लेना उसको, ठीक है। यस Okay, ma'am.